एक टाइटल दे दीजिए, राजनैतिक विचारधाराएं, है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उदारवाद, इसमें लिखिए जरा अंडरलाइन करके, उदारवाद एक वैचारिक क्रांति है, एक वैचारिक क्रांति है जिसमें वैचारिक क्रांति है जिसमें व्यक्तिवादी और मानववादी, व्यक्तिवादी और मानववादी व्यक्तिवादी और मानववादी पहलू अंतर्निहित होते हैं। यह इस प्रबुद्धता या बुद्धिवादिता, प्रबुद्धता, इंटेलेक्ट, यह ऐसी प्रबुद्धता और बुद्धिवादी विचारधारा पर आधारित है जिसमें यह मान्यता अंतर्निहित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा व सोच बनाने के लिए, स्वतंत्र है, एवं कोई विचारधारा किसी पर आरोपित नहीं की जा सकती है। आरोपित नहीं की जा सकती है। तो लिबरलिज्म में क्या है जी, है ना, एक तरह का बुद्धिवाद छुपा हुआ है, तर्क भी है, ठीक है, एक तरह का इसमें एथिकल बातें भी हैं, नैतिक बातें भी हैं, मानवीय विषय भी है कि भाई एक मानव पर दूसरे मानव का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, मानववादी अप्रोच भी इसमें शामिल है। यह एक बौद्धिक जागरण, ठीक है। अब जैसे देखो, बौद्धिक जागरण कब होता है? जब अति होगा तब। जैसे लिबरलिज्म का उदय या व्यक्तिवाद का उदय, या आप समझे पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ, यूरोप में हुआ। क्यों हुआ, हमें ये बात समझ, भारत में क्यों नहीं हो गया?
भारत में अति होता ही नहीं है। भारत में ना बैलेंसिंग गेम इतना अच्छा है। भारत में जलवायु संतुलित जलवायु है। कहीं कोई ज्वालामुखी, कोई डेजर्ट, ऐसा नहीं कि लोग जलने लगे, मर गए, लाखों करोड़ों चले गए। ये एक्सट्रीम चीज कुछ भी नहीं है। अर्थव्यवस्था संतुलित, कितना भी उद्योग इधर उधर करे, कृषि एक ही खींच लेता है ना। ह्यूमन रिसोर्स, कहीं हमारे लड़के सब बाहर जाके कमा उमा के लाके चला जाएंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा बल है ना। ऐसा इसके बैलेंसिंग फोर्स ईश्वर ने इसको दे रखा है। तो यहाँ कोई आंदोलन, विद्रोह, विरोध नहीं होता है। यूरोप को देखिए, स्पार्टा, अब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी है कि कोलोसियम में एक लड़ाई होता था जिसमें ग्लैडिएटर का खेल था और दो योद्धा लड़ते थे और लोग जैसे स्टेडियम में बैठते हैं वैसे ही बैठ करके ताली बजाते थे। और योद्धा क्या करता था, चलाया तलवार, एक हाथ कट गया, वाह वाह वाह, कितना गजब खून फेंक रहा है, हा, हा, हा। ऐसा समाज था, इतना प्रिमिटिव माइंड का। हाथ कट रहा है, गला कट रहा है, खुश है। एक जब तक डेथ नहीं हो जाएगा खेल बंद नहीं होता था। एक राजा ने उसको बंद करने के लिए प्रयास किया, नैतिक राजा था, या प्लेटो के हिसाब से चलें तो दार्शनिक राजा था, समझदार था, है, और वो था मार्कस ओरिलियस। तो उसके बेटे ने उसका ही मर्डर करके ये पुराना गेम शुरू करा दिया पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि वहां की जो सभा थी, मंत्री परिषद जो थी, वो इसको बनाए रखना चाहती थी। और जब समाज मान लो प्रिमिटिव हो जाए तो तुम भी सनक जाओगे। जैसे एक है ना कि अब सीरिया में अभी कुछ पता नहीं है कि कौन चला रहा है, कैसे है, क्या है बनाई हुई व्यवस्था। तो अब मान लो प्रिमिटिव अराजक समाज होगा तो राजा का काम क्या होता है, उसको सुधारना, कि उसकी अराजकता का भी लाभ उठा के उसी में हुमा हुमा कबीला का सरदार बनाना। तो वो लंबे समय तक गवर्नेंस नहीं टिक पाएगी, चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें जहां पे बहुत अति होगा, इतना मार, ट्राइबलिज्म था एक तरह से, भयंकर मार पीट, ऐसा वैसा। महिलाओं को कुछ समझा जाता था वेस्ट में, महिलाओं के साथ जो हुआ है पश्चिम में, पूर्व में तो सोचा भी नहीं जा सकता है ना। एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, राजा भोग विलास में लिपटा हुआ। ठीक है, जितना खराब से खराब चीज इमेजिन किया जा सकता है वेस्ट में सब हो चुका है। ग्रीस, वहीं पे सुकरात का जन्म हो सकता था। जहां पे बहुत अति होगा वहीं पे ना को बैकफायर आएगा। तो जब भी ऐसा बहुत होता है ना, मार पीट, अनैतिकता ऐसी, तो लोग एकदम चलो यार बंद करो, ये सब बहुत हो गया। मतलब बहुत भोग के बाद योग, योग के बाद भोग, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी, है ना, आदि अंत चलता है। तो ऐसे प्रैक्टिसेस वहीं पे हो ही सकते थे। हमने इतना अति नहीं किया महिलाओं के साथ। भारत में भी बहुत ज्यादा परिवार में कुछ होता है तो कलछुल बेलना सब चलने लगता है ना, महिलाएं भी अपना हथियार उठा लेती हैं। तो वेस्ट में भी उठाई तो एक ही बार क्या, एक बौद्धिक जागरण भी हुई, समझबूझ भी आई, और महिलाओं ने भी बैकफायर किया ना। मानववादी व्यवस्थाएं भी आई कि क्या बना रखे हो कि महिला होगी तो उसका यही होगा, महिला भोग की विषय वस्तु है, उसका विरोध भी है ना। आप किसी वेस्टर्न महिला को कोई चाहे भी आज, तो वहां का कोई संविधान बना के कुछ करके बदल के कुछ कर सकता है क्या, कि नहीं अब तुम खाना बनाओगे, घर में रहोगे, अब तुम्हारा ये काम है। वेस्टर्न में संभव है नहीं है। अच्छा, इसी चीज को जो अमेरिका में हो रहा है और जो हमारे यहाँ उदारवाद देखना है, तो दिल्ली के तुलना में अमेरिका में ज्यादा होगा। दिल्ली में ज्यादा उदारवाद है, गांव में थोड़ा कम होगा। अब गांव पहुंच जाइए, गांव में कोई लड़की 7-8 बजे घर से कहीं से आई हो, घर आ रही हो, तो लोग तुरंत एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। उतना ही जानते हैं बात, है ना, कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ऐसा हो। दिल्ली में रात के 10 बजे भी आएंगे तो नहीं भाई, बीपीओ कंपनी से आ सकती होगी, लाइब्रेरी गई होगी, या और कुछ खराबी करने गई होगी तो कर सकती है। इंडिविजुअल है, वयस्क है, एडल्ट है। आप कौन होते हैं ये सब कुछ बताने वाले, कुछ चीजों में मानक डालने वाले। तो ये क्या है, आप गांव से यहाँ आए तो क्या आया, आपके लाइफ में क्या मिला? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ही लिबरलिज्म, है ना, उदारवादिता मिली आपको। आप एक इंडिविजुअल हो। आप जैसे अभी गांव में रहते, 4 भाई के साथ अगल बगल एक आपका भी बेड रहता, आपको लोग बोलते रहते, आपका खुद का विकास नहीं हो पाता। आप एक व्यक्ति के रूप में क्या है सोच नहीं पाते। लेकिन आप दिल्ली में एक कमरे में रहते हैं तो
कितना भी एज का असर हो, भावनाओं का असर हो, आप इससे उभरते हैं और आपको ध्यान आता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। यही जिंदगी है क्या, हमें और क्या करना चाहिए, विच वे आई शुड गो। ऐसी चीजें आपके अंदर, तो आपको दिल्ली के कमरे क्यों आते हैं हम लोग तैयारी करने दिल्ली, और कोचिंग करना ही जरूरी नहीं है। अगर कोई नहीं भी करे ना, उसको ऐसे जगह पर जरूर जाना चाहिए। जाने से क्या होता है, बौद्धिक जागरण समझ में आता है। सुभाष चंद्र बोस गए थे 1920 में इंग्लैंड एग्जाम देने, तो कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, चौथा रैंक था उनका, है ना। 6 भारतीय पास किए थे, पहले भारतीय थे उसमें। मार्च में पहुंचे थे, अक्टूबर में एग्जाम लिखे थे, और अपने पिताजी को आके दे दिए कि देखो बन गए ना, अब हमें ये सब छोड़ो, अब हमें तो जाना है स्वतंत्रता संग्राम में, है ना। तो कोचिंग करना जरूरी थोड़ी होता है, जरूरी ज्ञान की आपके अंदर ही ज्योति जल जाए तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो लिबरलिज्म में ये चीजें छुपी हुई हैं, इसके बिना होगा ही नहीं। फिर एक शब्द आता है व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। मैं चाहे ये करूं वो करूं, ये हमारी मर्जी है। अब इसमें उच्छृंखलता नहीं समझना चाहिए। व्यक्तिवाद का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके से कुछ भी करे, सामाजिक सरोकारों का ध्यान न रखे, अति मनुष्य को खाने लगे तो फिर जेल के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन जहां तक चीजें अनैतिक नहीं है, या अगर जब थ्योरीज पढ़ लोगे तो लिबर्टी एक शब्द पढ़ना है हम लोग को। दूसरे की लिबर्टी जब तक ऑल्टर नहीं होती है तब तक जो मन में है वो कर सकते हैं। एक व्यक्ति को ऑटोनॉमी है इस बात की, और इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। उदारवाद की जो व्यवस्था है इसमें यह है कि सामाजिक मानक, सामाजिक मानक का आरोपण नहीं। आप कोई नॉर्म्स बना के नहीं कर सकते कि बहू का मतलब ये, बेटा का मतलब ये, है ना, बेटी का मतलब ये। जैसे कितना सारा देखो बना हुआ है। जैसे ईस्टर्न इंडिया को देखोगे और वेस्टर्न इंडिया का। अब अमिताभ बच्चन के माता पिता एक पश्चिमी सभ्यता से, एक पूर्वी सभ्यता से। जैसे बिहार, यूरोप, बिहार के साइड के अगर कोई हो गए, तो कोई अगर रिलेटिव आया, मान लो कि कोई दामाद आया, अगर वो दारू का बात कर दिया तो उसके इतना खराबी हो जाएगा, मतलब उसके बारे में जितना कितना भी चरित्रवान हो, कितना सब उसका निगेटिव हो जाए। फलाना साहब का ना दारू पीता है, इतना खराब काम करता है। अब पंजाब चले जाइए, चंडीगढ़, दामाद आया और दारू का बोतल नहीं खुला तो दामाद का शिकायत हो जाता है। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है, आप मैंने वही पहले ही बोल दिया, जजमेंटल नहीं बनना है, परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है। एक पंजाबी फैमिली है जिसमें भाई बहन माता पिता दामाद लेकर के एंजॉय करते हैं, बॉटल खोलते हैं, उनके कल्चर है, उनका अपना स्टाइल है, वो भाई एक्सपोज्ड हैं, बाहर जाते हैं आते हैं पश्चिमी देशों। बिहार में नहीं है, बिहार में लिबरल थॉट्स नहीं, या ये सोच है कि दारू पी के लोग मर जाते हैं, किडनी खराब हो जाता है, घटिया दारू पी, गरीब जगह है ना भाई, पूर्वी भारत, मैं उधर ही से आता हूँ। मैं ऐसा मत सोचो कि उसको नीचे दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे शब्दों पे कभी ध्यान ही मत देना, सिर्फ उसके सार पे ध्यान देना, ठीक है, एसेंस पे ध्यान दीजिए बस। तो भाई नहीं होगा। अब जैसे बाबा लोग हरियाणा में क्यों पाए जाते हैं, पंजाब में क्यों नहीं पाए जाते? अच्छा, पंजाब में क्यों पाए जाते हैं, हरियाणा में क्यों पाए जाते, पूर्वी भारत में इतने बाबा क्यों नहीं पाए जाते? आज जितने बाबा जेल में हैं पश्चिम भारत के कहाँ हैं? सोचो क्यों है? हर कोई बाबा है उधर, पैसा है ही नहीं, है ना। पूर्वी भारत में देखो, पैसा से फियर क्रिएट होता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति गरीब हो, खाने का ही ना हो, तो इस बात के लिए किसी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ने जाएगा कि कल क्या होगा, अरे आज पैसा है पहले खाओ इसको, आज जियो मंदिर बाद में। तो बाबा के पास कहाँ जाएगा पैसा? किसके पास है? हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो बाबा कहाँ मिलेंगे? कभी हरियाणा में हिसार से अरेस्ट हो रहे हैं, तो कभी दिल्ली से हो रहे हैं, तो कभी यहाँ से। और कौन थे? राम भगत, राम शरण, कितने बाबा, बहुत सारे बाबा गए। तो ये सब कौन करता है? जिसके पास पैसा है फ्यूचर में और अच्छा करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए ये है
लेकिन अगर उदारवादी मानसिकता को ला दिया जाए, उदारवादी सोच को ला दिया जाए, है ना, तो इनसे उबरा जा सकता है कि भाई ये जो कह रहे हैं यही बात सही है, ऐसी बात नहीं है। और इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, तर्क के आधार पे हमें काम करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो इन अर्थों में पूर्वी भारत क्या है, अच्छा है, पश्चिमी भारत अच्छा नहीं है। इन अर्थों में उदारवादी मानसिकता उधर है। अब देखिए लैंड ऑफ द बिहार, ईस्टर्न लैंड, वहां से क्या है, हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक चीजें, जेपी मूवमेंट कहाँ जगह है, बिहार। सारी राजनीतिक दल, ऑफबिट पार्टियां, गैर कांग्रेसी पार्टियों का विकास बिहार से हुआ है। पैसा नहीं है लेकिन लिबरल माइंडसेट, हम आपसे दबे क्यों, हम आपके इसमें क्यों ना रहें, हम भी व्यक्ति हैं, हम भी वो कर सकते हैं। ये जो अप्रोच है ये ऐसा होगा। तो लिबरल प्रैक्टिसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर देखना शुरू करोगे ना तो राजनीति विज्ञान की जो चीजें हैं वो आपको जन जन में समय समय पर दिखाई देंगी और उसकी मूल समस्या क्या है आपको पता चल जाएगा। और फिर हम मुस्कुराते हुए बोल दोगे, मान लो कोई गड़बड़ कर रहा है तो थोड़ा सा ऐसे कहें, थोड़ा उदारवादी सोच का अभाव है, इतना बुरा नहीं लगा, बहुत बुद्धिजीवी हो गए आप। तो पहले ही क्या कहा, यू हैव टू बी ए इंटेलेक्ट, यू हैव टू बिहेव लाइक ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, और आपको इंटेलेक्चुअली चीजों को बोलना है। मार करने नहीं चाहोगे ना, मार करने के लिए पुलिस होता, ऑर्डर दे दो, जाओ जेल में भेजो। राजा क्या करता है, राजा का अपना सोच हम्बल होना चाहिए, अंदर से ठंडा रहे, बाहर से कड़ा दिखे, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। राज्य जब दमनकारी होगा तो उसके साधन पुलिस बनती है, राजा दमनकारी नहीं होता है। जब भी हम उदारवाद की बात करेंगे तो सामाजिक मानक का कोई आरोपण नहीं करें। इन्हीं चीजों के लबादे में ये पनपता है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दैट इज मार्केट, बाजार। क्योंकि बाजार में ना लिबरल प्रैक्टिसेस है, वो स्वतः स्पंदित होता है। जैसे हम लोग अगर बाजार की खूबियां की बात करें, बाजार में कमियां बहुत हैं, है ना, चलो भाई अपने प्राइवेट मोटिव के लिए काम करता है, अपना कमाता है, ये है वो है, ऐसी बातें कर रहा होता है। खूबी क्या है, खूबी ये है कि कस्टमर के हित का ध्यान रखता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, अकाउंटेबिलिटी बहुत है, अपने बेहतरीन कर्मचारियों को पहले लगाता है, ठीक है, भले ही उसका हित सेल्फ इंटरेस्ट है। तो सारे थिंकर अभी तो पढ़ाया इवनिंग में एथिक्स में, या आप पढ़ोगे ही, मैकियावेली बताता है मनुष्य स्वार्थी प्राणी होते भाई, यूनिवर्सल इगोइज्म। कौन सा व्यक्ति है जिसमें स्वार्थ नहीं है? लेकिन देखने लायक बात है कि उसके बावजूद भी चीजें क्या ठीक हैं और क्या ठीक नहीं है। तो मार्केट जो है ना वो लिबरल प्रैक्टिसेस का है, वो अपने हिसाब से बिना किसी के दबाव में आए अपना काम करेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं आज, अब मान लीजिए एक निगेटिव ही टाइप का एग्जाम्पल है, फिल्में बनाते हैं, कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में होंगी तो सेक्सुअल होंगी, कॉमर्शियल फिल्में ज़्यादा होंगी तो हेरोइक होंगी। हमने सेंसर बोर्ड बना रखा है कि नहीं कर पाएंगे, सामाजिक मानक एक लगा दिया, चलो वेब सीरीज शुरू कर दिए, कालीन भैया का आ गया नेटफ्लिक्स, इसमें तो कोई सेंसर नहीं है, तो खुलेआम वायलेंस दिखा रहा है, सेक्सुअल फिल्में बना रहा है ना। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इस वेब सीरीज जो शुरू हो गई, इसमें क्या सेंसर है? कल को इसका सेंसर करोगे कोई नया उपाय खोज लेगा। मार्केट क्या है, स्वतः स्पंदित तरीके से अपने चीजों को डील करता है। तो ये सब उस नेचर का है। अब ये नहीं कि यही सबसे अच्छा है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया हूं कि पहले कोई विचार नहीं बनाएं। वो कहता क्या है, उदारवाद क्या सोचता है, समाजवाद क्या सोचता है, नारीवाद में क्या मान्यता है, इसको पहले जान लें, फिर हमसे जो जैसा सवाल पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने बातों को बताएंगे। लिखिए जरा। पश्चिमी देशों में उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में
प्रारंभिक दशकों में बौद्धिक जागरूकता के प्रभाव में सबसे पहले व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। जिसमें व्यक्ति के निम्न दो पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया गया। पहला, वह एक तार्किक और विवेकशील प्राणी है। वह एक तार्किक और विवेकशील प्राणी है। तार्किक और विवेकशील प्राणी है। दूसरा, व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिबर्टी, स्वतंत्रता, होती है। है ना, पैराग्राफ छोड़कर। यह विचार विकसित हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए नियोजन कर सकता है। नियोजन कर सकता है। अपने लिए कोई विचारधाराएं बना सकता है। वह अपने हितों के लिए वह अपने हितों के लिए कोई पहल कर सकता है। और समाज उस पर
समाज उस पर किसी तरह की मानकीकरण करते हुए वैचारिक आरोपण नहीं कर सकता है। आरोपण नहीं कर सकता है। ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर उदारवादी व्यवस्था के प्रभाव में, उदारवादी व्यवस्था के प्रभाव में उदारवादी व्यवस्था के प्रभाव में बाजार, मार्केट की भूमिका बढ़नी प्रारंभ हो गई। क्योंकि वह भी उदारवादी सोच के आधार पर संसाधनों के संचालन व प्रबंधन के लिए कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए व्यक्ति स्वार्थी है तो बाजार भी स्वार्थी हो जाएगा, मार्केट भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, लिबरल प्रैक्टिसेस का है जिसमें उसका फायदा है वो करेगा और कोई उस पर आरोपण ना करे, वो चाहता है मार्केट। स्टेट तो सामाजिक मानक के आधार पे चलता है ना। इन अर्थों में उदारवाद की व्यवस्था ने पूंजीवादी व्यवस्था कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर उदारवादी व्यवस्था के लिए जॉन लॉक, बेंथम और एडम स्मिथ, जॉन लॉक पढ़ेंगे हम लोग ये सब आगे, अभी एक जनरल आइडियाज डेवलप करेंगे। पहले उदारवादी व्यवस्था के लिए जॉन लॉक, बेंथम एवं एडम स्मिथ नामक विचारकों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बड़ा इसका बाई प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि कार्ल मार्क्स के जन्म और उसके द्वारा बताई गई चीज़ों से समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हो गया। लिबरल थॉट्स जहाँ पे होगा ना वो कैपिटलिस्ट होगा। पंजाब और बिहार, तो पंजाब में
बहू का विवाह होगा तो अपना ही हस्बैंड के बारे में बात ज्यादा होगा, अपना ही बैंक अकाउंट का बात ज्यादा होगा। लेकिन अगर पूर्वी भारत का है तो थोड़ा सामाजिक भी हो सकता है। हालांकि अब यही असर उधर भी जा रहा है। जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लिबरल थॉट्स हमारे पास आएगा, पाश्चात्य चीजों का इम्पैक्ट होगा। तो जैसे ही ये होगा ना तो एक अपने आप सोच में बदलाव होनी शुरू, कैपिटलिस्टिक माइंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि भाई हम उनके लिए क्यों करें, हमारे हस्बैंड का कमाई का पैसा ये उनके भाई के बच्चों में खर्च क्यों हो, ऐसी माइंडसेट और चीजें मतलब होनी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन का अपना एक बाई प्रोडक्ट है, जो लिबरल थॉट्स जहाँ आया तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है कि जब सब कुछ मार्केट ही तय करने लगेगा तो लेजे फेयर स्टेट हो जाएगा। तो फिर थ्योरिस्ट किस बात के रहोगे, चलाओगे कैसे? सब कुछ बाजार के ही हाथ में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अहस्तक्षेपकारी राज्य, लेजे फेरे स्टेट। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी यूजीसी वगैरह का एग्जाम हो तो उदारवादी राज्य का परिणाम में या निम्न में सही कथन का चुनाव करें। ध्यान रखना चाहिए कि उदारवाद के बाई प्रोडक्ट या अनु उत्पाद के रूप में, एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में व्यक्तिवाद और अहस्तक्षेपकारी राज्य का उदय देखने को मिलता है। तो सब कुछ मार्केट ही डील करने लगा, तो धीरे धीरे लेजे फेरे स्टेट का जन्म हुआ। अब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, वो जनता का कल्याण कराने के लिए कि मिटाने के लिए? कल्याण कराने के लिए। भाई राजनीति की परिभाषा ही यही है, विचारधारा के आधार पे जनहित के मुद्दों को प्रतिस्पर्धा के आधार पे उठाना। तो धीरे धीरे ये कुछ थ्योरिस्ट को समझ में आया। हम अभी थ्योरिस्ट पे नहीं जा रहे हैं, उनको करेंगे। अभी एक जनरल आइडियाज पहले बना रहे हैं आपके माइंड का, फिर उसमें थ्योरिस्ट डालेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। फिर इसका शिकायत उस थ्योरिस्ट ने कैसे किया वो भी एक दौर आएगा। ठीक है, तो कुछ थ्योरिस्ट जैसे लॉस्की है ना, ग्रीन, ऐसे लोगों के माइंड में ये आया कि नहीं, इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी हुई। और ये हुआ कि नहीं भाई, बाजार ही सब कुछ नहीं करेगा, एक प्रतिस्पर्धा की गई कि ये भी कुछ करेगा, ये भी अच्छा होगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे ना विचारधाराओं का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। चाहे वो किसी भी तरह के चीजों में देखें। हाँ, जैसे पहले हम डिटरेंट फिलॉसफी पे थे, अब उससे आइडियोलॉजी बढ़ी कि नहीं, हमें हमारे शत्रुओं से भाई डर लगेगा तो हम पहले ही मार के आ जाएंगे। 9/11 के बाद अमेरिका ने शुरू किया प्रीएम्पशन, प्रीएम्प्टिव पॉलिसी, उसके बाद एक्सट्रीम प्रीएम्प्टिव पॉलिसी, मॉडरेट प्रीएम्प्टिव पॉलिसी, है ना। और इंडिया को किस में रहना चाहिए, इसको ध्यान रखो। तो अमेरिका नहीं हो आप, अमेरिका मार देगा और इकोनॉमी बहुत मजबूत है, वो संभाल लेगा, आप नहीं संभाल पाओगे। आप जो फटाफट स्ट्राइक मार रहे हो, एक एटम बम दाग देगा तो कुछ आधा इंडिया का काम गड़बड़ भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ लोग हैं कि इसलिए रिलेशन ठीक बनाते हैं। कभी कभी वो पाकिस्तान भी चले जाते हैं तो यहाँ पे हल्ला हो जाता है, देखो विपक्ष का है, ये पाकिस्तान का काम आसान बनाता है, ये है वो है। और इससे प्रतिस्पर्धा हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में चलती रहती है इस तरह से। लेकिन ये एक नेचुरल चीजें हैं कि आइडियोलॉजीज की ग्रोथ ऐसे ही धीरे धीरे होती ही होती है। तो कल्याणकारी राज्य जैसी चीजों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। नीचे थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़कर, देखो कैसे कम होगा। देखो ना, बुद्धिवाद, रैशनल बनाना होगा। गांव का आदमी रैशनल नहीं है ना यार। गांव का आदमी ये मानता है कि औरत को डांटने से ठीक है। और ये देखो, अब गांव में सभा लगेगी युवाओं की तो लोग क्या बोलेंगे, बताओ सामाजिक मानक देखो क्या क्या होगा, ये बताओ ये कैसा मर्द है, कंट्रोल ही में नहीं कर पाता है अपने वाइफ को। तो वहां का हीरो वही है, कंट्रोल में जो कर लिया तो जाके 2 थप्पड़ माराएगा उसी दिन, है ना। तो घरेलू हिंसा, ठीक है। अब इसमें कुछ अच्छा भी सामाजिक मानक है,
ये भी बात देखना है। गांव एकदम से खराब नहीं है इसके आधार पर फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है कि गांव खराब है। भाई कोई घटना घट जाती है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, शहर में कोई नहीं पूछता है। व्यक्तिवाद इतना प्रभावी है, कमी भी है ना उदारवाद का, कि भाई हाँ मरे होंगे तो आपके यहाँ, हमारा क्या, हम थोड़ी मर रहे हैं। तो बगल के ही फ्लैट में बदबू आ रहा है लेकिन ध्यान भी नहीं है कि कौन आया था, गया था, क्या था, वो ध्यान ही नहीं देते। इन अर्थों में अच्छा भी है, ठीक है। और ये अपने आप में उदारवाद की कमियां भी हैं, ठीक है। धीरे धीरे होने लगेगा, अभी थोड़ा आज शुरुआत है, अभी तो एक है ना, धीरे धीरे सारी आइडियोलॉजी जब आ जाएंगी ना तो अपने आप होगा कि अच्छा उदारवाद के हिसाब से ये ऐसा है, उसके हिसाब से वैसा है, ये बात होनी शुरू होगी। थोड़ा रुको, पैराग्राफ छोड़कर। इस प्रकार उदारवादी विचारधारा के मूलभूत तत्वों को निम्नांकित आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है। अब पॉइंट में आ जाइए। पहला, यह एक व्यक्ति के हितों पर, एक व्यक्ति इंडिविजुअल के हितों पर अधिक बल देता है। अधिक बल देता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्रता, लिबर्टी की अवधारणा अंतर्निहित है। तीसरा, तर्क और विवेकशीलता, रैशनैलिटी, इसके केंद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें अगला, इसमें मानववादी भावनाएं भी अंतर्निहित पाई जाती हैं। नेक्स्ट, यह एक स्वतः स्पंदित बौद्धिक जागरण, यह एक स्वतः स्पंदित बौद्धिक जागरण से संबंधित विचारधारा है। संबंधित
विचारधारा है। नेक्स्ट, यह बाजारीय शक्तियों को मार्केट फोर्सेस को एक्टिवेट सक्रिय करती है। ठीक है। नेक्स्ट, यह किसी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देती है कि वह अपने स्वहित को प्राथमिकता देते हुए पूंजी वह संपत्ति का एकत्रण कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, उदारवाद व्यक्ति को सशक्त बनने के लिए अवसर प्रदान करता है और राज्य को नियंत्रण में रखता है। ठीक है। भाई लिबरलिज्म अगर मान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन करना शुरू करें और सवाल बनाने की शुरुआत ही यहीं से हो कि अब ये नहीं कि लॉस्की ने क्या कैसे उसको बनाया या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का ग्रोथ कैसे हुआ या उससे आगे, और आज हम लोग नवीन उदारवादी युग में जी रहे हैं। 1980 के बाद मार्गारेट थैचर और रोनाल्ड रीगन न्यू लिबरल एरा के हैं। ठीक है। इसमें फिर राज्य का मतलब अमिताभ बच्चन के पैंट के जैसा है फैशन, दीवार में बड़ा बाद में छोटा, ऐसा है ना। तो ग्रीन और लॉस्की इन्होंने क्या किया कि भाई पीछे करा दिया कि नहीं भाई व्यक्ति, एक तो है कि भाई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो हस्तक्षेपकारी राज्य हो गया, तो राज्य का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कैसे शासन व्यवस्था कैसे कर पाओगे। तो धीरे धीरे हुआ कि नहीं कल्याणकारी होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य करने के लिए हस्तक्षेपकारी होना चाहिए। अब ये अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा, मार्केट फोर्सेस को बताएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका इम्पैक्ट हमें अधिक दिखा और धीरे धीरे 1950 का दुनिया, 1960 की दुनिया, 70 की दुनिया क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की दुनिया है। अमेरिका में भी बड़ा है, हमारे यहाँ भी नेहरू जी आकार बड़ा कर रहे हैं, सब बड़ा कर रहे हैं। फिर अमेरिका में आए रोनाल्ड रीगन, 80 के दशक में राजनीति बदली, विचारधाराएं बदल गई कि नहीं राज्य का आकार बड़ा करोगे तो क्या होगा, उसकी खराबी दिखी। ये एक सिंपल ग्रोथ है। देखो कुछ भी करोगे ना तो उसका कुछ समय के हिसाब से उसमें कमी आती है, उस कमी को दूर करने के लिए नई विचारधारा का उदय हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ कि मोनोपोली बढ़ गया, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम करने लगी, कोई डर नहीं है, कोई कस्टमर सर्विसेज देने का जरूरत नहीं है, तो चीजें फ्लॉप होने लगी, वो अच्छा नहीं है। तो फिर से राज्य के आकार को छोटा करने के लिए बात हुआ, यानी अब फिर उदारवाद का दिन है। आप जो जिसमें जी रहे हैं यह उदारवाद का ही प्रभाव वाला दिन है। लेकिन आगे एक शब्द लग गया, नियो
NEO, नियो लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म, ये उतना तो नहीं है एडम स्मिथ जैसा कि सब कुछ मार्केट ही करेगा। तो क्या है ये? स्मॉल स्टेट बट स्ट्रांग स्टेट। जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लोग बनाते हैं, जैसे सरकार की सारी टेलीकॉम की कंपनी नहीं है, लेकिन ट्राई सरकार की है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जियो, एयरटेल, ब्ला ब्ला, इसी में BSNL प्लेयर भी है। ये कुछ भी करेंगे ना, कंट्रोल सरकार कर, एक ट्राई एक रेगुलेशन बनाएगी, लागू कर देगी। अब वो सब पे लागू होगा, जाओ मार्केट पे भी वो थोड़ा करना पड़ेगा। तो मार्केट है, उतना नहीं है, उतने पांव नहीं फैला सकते आप, आपको एक दायरे में रहना पड़ेगा। हम आज उस युग में जीते हैं। ऐसे धीरे धीरे इसका ग्रोथ हुआ है आइडियोलॉजी इसी तरीके से। अब इससे भी आगे बढ़ के फिर संस्कृतिवाद, बहुल संस्कृतिवाद, इसमें लिबरलिज्म का इम्पैक्ट जो है देखेंगे। तो हम लोग को पहले ये सीखना है, हमें एक समझदारी से आइडियाज़ बता, किताबी सिर्फ थ्योरिस्ट के रट नहीं मारना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को वो पूछते हैं कि भाई क्यों वेस्टर्न में ही ये हुआ। अब जैसे इतिहास में प्रश्न आ जाता है ना, औद्योगिकरण, तो कहाँ जी? तो ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति, यहाँ भी NCERT पढ़ना शुरू करो तो लिखा होगा उदारवाद, गौरवपूर्ण क्रांति से इसका उदय हुआ, ऐसा प्रबुद्धता के सिद्धांत, पुनर्जागरण, ठीक है, यहाँ से तो हुआ। और यही पूछ देगा तब कि पूर्वी औद्योगिक क्रांति की तुलना पश्चिमी औद्योगिक क्रांति से करो, तब क्या होगा? आजकल कर रहे हैं ना यही काम, पैराडाइम थोड़ा सा घुमा देते हैं। फिर ये बताइए, सवाल पूछ दिया जाए कि भारत में उदारवादी क्रांति का उदय क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह है ऐसा, तो हमें कुछ आइडियाज, कुछ चीज बनाने पड़ेंगे। लिखिए जरा लेफ्ट साइड में, पश्चिमी, हाँ कुछ भी कर सकता है, वही कर पाएंगे। हाँ सही बात है, इसीलिए कैपिटलिस्ट तो कुछ ही होते हैं, तो वही दिमाग लगा के कर लेंगे, बाकी को श्रमिक बना देंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हो ही रहा है आगे। देखो इसका नैरेटिव है, ये क्यों रोकेगा? ये तो लिबरल तो सबके लिए है ना। अब सभी, अब जितना जिसका तर्क, जितना जिसका मेहनत वो है, लेकिन अगर सबको फ्रीडम नहीं दोगे तो मेहनत नहीं कर पाएगा ना। मान लो भारत में भारत सरकार कह दे कि इंडिविजुअल कुछ नहीं करेगा, USSR टाइप का हो जाए, हम ही सब बताएंगे, खाना मिलेगा, तो डूब जाओगे नहीं। अब सबको ऑटोनॉमी दिए, लेकिन जमशेद जी, नसरवान जी, टाटा, उसमें से कोई निकलेगा, उसमें से धीरू भाई अंबानी कोई निकलेगा, कोई रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, वो कैपिटलिस्ट बनेगा। तो तुम फ्रीडम दोगे तभी तो, लिबरल माइंडसेट के होगे तभी तो। जैसे महिलाओं की ही बात है, तो भाई उनको भी उतनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो सब कुछ भी कर सकती हैं। उसमें से कुछ ऐसा वैसा भी कोई करे, कोई तानाशाही महिला भी हो जाए, लेकिन कुछ अच्छी भी तो उसमें से बिहेवियर करेगी। अब ऑटोनॉमी दोगे तो हो सकता है हॉस्पिटल खोल दे, हो सकता है समाज के लिए व्यवस्थाएं बना दे, कोई अच्छी, है ना, कोई ड्रग एब्यूज से बाहर निकलने के लिए सिस्टम। हम अब करने ही नहीं देते हैं। महिला का मतलब घर में काम करना। रिक्शा वाला भी है तो वो भी उदारवाद में नहीं है, वो भी सोचता है उसकी वाइफ वाजिद अली शाह हो, ऐसा बात करता है, हमारे रहते हुए आपको काम करने का जरूरत क्या है। तो उदारवाद का प्रभाव नहीं होगा तो ग्रोथ तो इंडिविजुअल का संभव है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट साइड में उदारवाद के अभ्युदय, उदारवाद के अभ्युदय, उदय, उदय या अभ्युदय, इवोल्यूशन, उद्भव, उसमें लिखिए उदारवाद के अभ्युदय पश्चिम में ही क्यों? अभी और कितने आज आपको प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल्स बताए, अभी और भी कुछ फॉरेन के सैलानी आएंगे ना। हम देखो जापान से कोई आए, चीन से, थाईलैंड से आए, उतना लिबरल माइंडसेट का नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई जापानी मिल जाए किसी एयरपोर्ट पे या कहीं, आपको देख के मुस्कुराएगा नहीं है, देखा आपको मुसी मुसी झुका रहेगा, थोड़ा दबा रहेगा। चाइना रहेगा तो थोड़ा डाउट में ही देखेगा करेगा, थाई है तो कुछ और। लेकिन अगर फ्रेंच है, जर्मन है, अमेरिकन है, देखते हाय हेलो मुस्कुराएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ करो, ये भी है। उसको इसके बिना रहने ही नहीं आता है, वो जानता ही नहीं है ना।
नहीं, इंसान ये है ना, मानववादी बात है ना, बराबरी का चीज है ना। अब हमारे यहाँ नहीं मुस्कुराया जाता है, हमारे यहाँ एक इमोशनल सोसाइटी है, इमोशनल वो कंटाजियन का अभाव है हमारे यहाँ। ट्रेन में भी बैठे तो तन के एकदम, सामने वाला भी तन के बैठा है। अच्छा बात हुआ तो एकदम खाने खिलाने लगेंगे, फिर इतना डिप में चले जाएंगे जिसका कोई जवाब ही नहीं, अब एकदम पीछे पड़ जाएंगे। इतना भी यार नहीं होना चाहिए, मतलब अब फिर इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट में ये दिक्कत है ना। यहाँ के लोगों की प्राइवेसी की खतरी हो जाए, ज्यादा ध्यान दे दोगे ना समाज पे तो तुरंत आ जाएगा, अच्छा चलिए चलिए हम भी नहा के आते हैं आपके साथ, हम भी घूमने चल रहे हैं, हम भी वहां पे ऐसे खाना खा रहे, आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। तो आप फिर वो इसीलिए व्यक्तिवाद जो है इम्पॉर्टेंट है एक सीमा तक। पश्चिमी जितने माइंडसेट के लोग हैं वो लिबरल प्रैक्टिसेस के, वो एक लिमिट तक आगे जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे कुछ मामलों में, कि नहीं ये आपका व्यक्तिगत मामला है। इंडिया में ये अप्रोच नहीं है उस तरह की, हमारी बौद्धिक स्थिति नहीं रही। ऐसा नहीं कि हम लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, उस तरह का जागरण जिसको कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल स्पिरिट वैसा नहीं रहा, उतना दुख भी नहीं झेला गया है यहाँ पे, उतना ज़्यादा समाज ने दबाव भी नहीं डाला, वहाँ पे बहुत किया हुआ है, एक पर एक अतिक्रमण और चीज़ें रही हैं, प्रिमिटिव टाइप की सोसाइटी, ट्राइबलिज्म रही है। हमारे यहाँ सभ्यता का धीरे धीरे विकास होता रहा है, ये डिफरेंस है। ठीक है, लिखिए जरा पॉइंट्स में सिर्फ जाइए। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, दूसरा बौद्धिक पुनर्जागरण, दूसरा बौद्धिक पुनर्जागरण, तीसरा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी, तकनीक यथा बिजली, विद्युत, पहिए, मोटर इत्यादि का आविष्कार, अब मान लो इंडिविजुअल फ्रीडम दिए हो और बिजली हो गई और हाथ से हैंडलूम चला रहा है और मोटर की भी आ गई, तो पावर लूम करने का ऑटोनॉमी है, पहल करने का, बुद्धि लगा, इन्होंने कहा जो दिमाग लगाएगा आगे बढ़ेगा, तो पावर लूम लगा के कैपिटलिस्ट हो जाएगा, तो तुरंत मैनचेस्टर डेवलप होगा, है ना, कपड़ा उद्योग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अभी इसी में पॉइंट्स डालने हैं। पश्चिम में व्यक्ति पर अतिक्रमण राजशाहियों के अतिक्रमण है ना, ट्राइबलिज्म, जनजातीयवाद, जैसी अतिरेक करने वाली व्यवस्थाएं भी अधिक रही हैं, जिसका अत्यधिक विरोध अधिक रही हैं, जिसका अत्यधिक विरोध
लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, पश्चिमी सभ्यता में ही नारी को अधिक भोग विलास व उत्पाद की भांति समझा गया। यूरोप और यूनान में सुकरात के दिनों में अनैतिकता की पराकाष्ठा देखने को मिलते थे। भाई इंडिया में इतने देवी देवता, नारी की पूजा भी हो रही है, तो कितना भी समाज कुछ गड़बड़ भी करेगा तो एक बैलेंसिंग फोर्स है। वहां पे ऐसा कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं है। देवता है अपोलो, कोई नारी देवता नहीं है। सूर्य देव का पूजा होता था, बाकी को कट जाना है, भोग की वस्तु है, तो बैकफायर भी वहीं से होगा। अतः इसी लाइन में, आगे पॉइंट नहीं, अतः पश्चिमी सभ्यता में ही किसी लिंग के आधार पर ऐसे भेदभाव का विरोध बड़े स्तर पर किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी विचारधारा का उदय पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में ही देखने को मिलता है। पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे। बस एक दिन कल आपका क्लास हम ऑफ करेंगे, है ना। एक दिन एम्स में हमारा एक अपॉइंटमेंट है कल, थोड़ा सा कुछ ज़रूरत है इसी समय पे। बाकी आपकी यही टाइम रहेगी, अब आप देर मत करना, ठीक है। 10 बजे, 10:15 से 12:15 आपका टाइम रहेगा। आपको मैंने नोट्स दे दिया है, उदारवाद उससे पढ़ करके आना है, ठीक है। आप NCERT और ये जो नोट्स जो दिया है इसको पढ़ो, और यहाँ से ना किताबी टाइप का आइडिया बनाने का या वो एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ सुबह सुबह मत आना। आइडियाज बनाने का और क्वेश्चन क्रैक करने का, और कम से कम तथ्य कम, काम का चीज ज्यादा, और फटाफट ऐसा करने का, ठीक है। बाकी वो प्रॉपर वे में ये कंप्लीट जैसा होता है टाइमली, ऐसा ही होगा। ये समय आपका असाइन किया जाता है, ऐसा ही आपका रहेगा, ठीक है। थैंक यू।